हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं संतोष कुमार और आप मुझे देख रहे हैं NKJHS फैमिली यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, अपारदर्शी, पारदर्शी, क्या वस्तुएं किसे कहते हैं हम, अब सारी प्रकाश पुंज क्या है और प्रकाश के कुछ लक्षण भी हमने पढ़े। और हमने जाना था वहाँ पे कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या लगभग ऐसे बोल सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। और हमने तीसरा गुण प्रकाश का पढ़ा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और चौथा लक्षण हमने पढ़ा कि प्रकाश जब किसी ठोस या द्रव की सतह से टकराता है तो उसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। और जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का क्या हो जाता है, वहाँ से अपवर्तन हो जाता है। तो आइए हम इस वीडियो में इन्हीं बातों की चर्चा करते हैं कि प्रकाश जो चाल थी निर्वात में, तो निर्वात होता क्या है, और हम जानेंगे आज की वीडियो में कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। उन चीज़ों को हम समझते हैं आज की वीडियो इसके लिए निर्वात के लिए है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए हैं। आइए समझते हैं चीज़ों को। तो पहला हेडिंग डाल लीजिएगा, निर्वात। निर्वात होता क्या है, व्हाट इज स्पेस। इंग्लिश में इसको स्पेस कहते हैं हम, स्पेस। निर्वात, निर्वात क्या है, देखो क्या है निर्वात। अब देखो निर्वात शब्द को हम क्या है तो उसका संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो क्या होगा, निर प्लस बात। और बात में तक तो बात करना होता है, बात में पेट चिरा व्या बनता है, लेकिन ये व्य नहीं है, ये तत्सम रूप है। तो इस तद्भव में कहें तो इसका क्या मतलब होता है, इसका वायु क्या होता है, हमारा वायु। और निर्मांस तो पता होगा सबको, नहीं, इट मीन्स नहीं। तो जहाँ वायु नहीं हो तो उस स्थान को कहते हैं निर्वात। निर्वात क्या है, वह स्थान जहाँ पे वायु ना हो। अब हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस के बारे में किसके बारे में पढ़ते हैं, साइंस में हम प्रकृति के बारे में। प्रकृति का मतलब गिरह, उपग्रह, नक्षत्र के बारे में, अपने बारे में, जीवों के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम इस निर्वात को, हम साइंस का टॉपिक है तो साइंस की चीज़ से देखते हैं कि जो पृथ्वी है, क्या पृथ्वी पे कोई एक ऐसी जगह भी है कि जहाँ पे वायु ना पाई जाती हो। तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल नहीं, वायुमंडल फैला हुआ है पृथ्वी के चारों पास, तो निर्वात कैसा आ जाएगा। प्राकृतिक रूप से तो निर्वात हो नहीं सकता, बनाया जा सकता है। कृत्रिम रूप से प्रकाश को आप सिंथेसाइज कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से बहुत दुर्लभ होगा इसको प्राप्त करना, इस जगह को पाना। तो देखो निर्वात, हम समझते हैं कि हमारी ये पृथ्वी है, अर्थ है ये हमारा, और अर्थ के चारों पास क्या है, ये इस तरह से फैला हुआ क्या हमारा ये वायुमंडल है। एटमोस्फियर हमारा ये क्या है, इस तरह से फैला, और फैला हुआ तो इसमें क्या है, यहाँ पे वायु के कण है। वायु के कण है तो इसे क्या नहीं कहेंगे, हम निर्वात नहीं बोल सकते। लेकिन कहीं ना कहीं तो सीमा होगी वायुमंडल की। जो बच्चे भूगोल पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि बाह्य मंडल के बाद हमारा वायुमंडल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जब समाप्त हो जाता है तो ये खाली स्थान बच जाता है। इस खाली स्थान किस दो चीज़ों के बीच तो होगा, तो किन दो चीज़ों के बीच होगा, अर्थ के इधर क्या है हमारा, मून भी तो है ना, ये मून, इधर दूर जो है सन भी तो है ना, और सन से पहले बुध भी है, मंगल भी है, इधर पृथ्वी है, यहाँ शुक्र है, पढ़ा है ना हमने, तो उल्टा हो गया, इधर शुक्र है, इधर मंगल है, ये मंगल, ये शुक्र, मैंने पढ़ा है ना। यहाँ सन है हमारा, ये बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, ये पृथ्वी है, उधर मंगल है, और हमारा चंद्रमा भी इसके चारों पास क्या लगा रहा है, कहीं पे चक्कर लगा रहा है। तो इन दो ग्रहों के बीच का जो खाली स्थान है, ये शुक्र और शुक्र के बीच, और ये अर्थ के बीच। अर्थ पे क्या वायुमंडल, लेकिन शुक्र पर तो है नहीं। यदि वायुमंडल होगा भी शुक्र पे तो कम से कम यहाँ तक, और ये बीच में तो खाली जगह बचेगी ना, ये वाला स्पेस। इस स्पेस का नाम हम क्या देंगे, इस स्पेस को ही हम, खाली स्थान को ही हम क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, निर्वात कहेंगे। और जैसे कि ये अर्थ है, ये मास ग्रह हमारा मंगल है, इस मंगल ग्रह को और ये अर्थ के बीच का जो खाली स्थान है, इसको हम क्या कहेंगे, स्पेस कहेंगे, निर्वात कहेंगे। ये अर्थ, ये मून, इसके बीच का जो खाली स्थान है, ये बीच में अर्थ, मून पर तो वायुमंडल है नहीं, इसका तो हम प्राप्त कर पाएंगे, यहाँ वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो अर्थ और मून के बीच का जो एक खाली स्थान सारा बच गया। पृथ्वी के वायुमंडल से आप बाहर निकलिए, और उसके बाद आप जब चंद्रमा की ओर जाएंगे तो आप काय में चल रहे होंगे, किस चीज़ में चल रहे होंगे, आप निर्वात में चल रहे होंगे। और निर्वात, और इस निर्वात को ही दूसरी भाषा में क्या कहते हैं हम, बच्चे जानते होंगे, बोलिए क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, इस खाली स्थान को हम अंतरिक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष भी कहते हैं।
तो निर्वात का दूसरा नाम भी हमने समझा। तो निर्वात का दूसरा नाम ही क्या है? अंतरिक्ष। यहाँ से एक प्रश्न और हमारा क्लियर हो गया, अंतरिक्ष क्या है। तो अंतरिक्ष की परिभाषा थोड़ी सी चेंज कि निर्वात को तो आप बना सकते हो पृथ्वी पे, अंतरिक्ष थोड़ी ना बन जाएगा, अंतरिक्ष तो ऊपर ही रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर डिफरेंस, लेकिन है निर्वात अंतरिक्ष कहीं ना कहीं एक जैसा। और अंतरिक्ष की अंग्रेजी स्पेस ही होती है, ये भी हम जानते हैं। देखो निर्वात क्या है, निर्वात वह खाली स्थान जहाँ वायु ना हो। और अंतरिक्ष क्या है, किन्हीं दो ग्रहों के बीच का खाली स्थान, इतना सा डिफरेंस, किन्हीं दो ग्रहों के बीच का खाली स्थान जहाँ पे वायु ना होती उसे अंतरिक्ष कहेंगे। और निर्वात वो ग्रहों के बीच में हो, किसी के वायुमंडल में बनाया गया हो मनुष्य के द्वारा, उसे हम निर्वात बोलेंगे। तो निर्वात अंतरिक्ष एक ही चीज है, बस अंतर इतना, अंतरिक्ष दो ग्रहों के बीच का स्थान होता है और निर्वात ये पृथ्वी पर भी हो सकता है, कहीं बनाया जा सकता है कृत्रिम रूप से, और ये दो ग्रहों के बीच तो होता ही होता है। आप समझ गए होंगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि निर्वात क्या है, अंतरिक्ष क्या है, इन चीज़ को। तो कल जो हम पढ़ा था हमने प्रकाश का पहला दूसरा गुण कि प्रकाश की निर्वात में चार्ज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश जब ऊपर से आता है तो निर्वात की जब यहाँ से गुजरता है, सूर्य है और सूर्य के बीच खाली स्थान ही तो है ना सारा का सारा, तो वायुमंडल तक, तो यहाँ से जब किरणें गुजरती है तो इनकी चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। जब वायुमंडल में, जब वायु में प्रवेश करती है थोड़ी सी हल्की से कम हो जाती है, बस 2 पॉइंट में पहुँच जाती है, 2.97 तक, और लगभग उसे हम क्या कहते हैं, 3 लाख ही मानते हैं उसे। वायु में कोई ज़्यादा कम नहीं होती, लेकिन वायु के इस पृथ्वी के चारों पास अगर हम यहाँ पर पानी रख दें समुद्र में प्रकाश को प्रवेश कराएं तो उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है इस तरह से। तो आप समझ गए होंगे निर्वात क्या चीज़ है। तो ये हमने कल चर्चा करी थी इसकी। और अगला हमारा टॉपिक क्या होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसकी परिभाषा भी लिख लिया आप निर्वात की। तो निर्वात की परिभाषा क्या होगी, वह स्थान जहां वायु ना, तो वह स्थान जहां वायु ना क्या कहलाता है, हमारा निर्वात कहलाता है। और साथ साथ अंतरिक्ष की भी लिख लीजिएगा, अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष क्या है, किन्हीं दो ग्रहों, अंतरिक्ष क्या है, किन्हीं दो ग्रहों के बीच का खाली स्थान जहां वायु ना हो। और ग्रहों की जगह उपग्रह भी हो सकते हैं, ग्रह हो सकते हैं, हमारे प्लानिट हो सकते हैं, सब प्लानिट हो सकते हैं, अपने सैटेलाइट भी हो सकती हैं, उपग्रह भी हो सकते हैं, ठीक है ना, उल्कापिंड, तो सब चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, उनके बीच के जो खाली स्थान है, यानी ब्रह्मांड के जो खगोलीय चीज़ें होती हैं उनके लिए हम इनको प्रयोग कर रहे हैं। तो खगोलीय चीज़ों के बीच का जो खाली स्थान होता है ब्रह्मांडीय चीज़ों के लिए, ब्रह्मांडीय ग्रह उपग्रहों के बीच का, तारों के बीच का जो खाली स्थान है उसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ग्रह उपग्रह भी हो सकते हैं, तो हमारे ग्रह हो सकते हैं, उपग्रह हो सकते हैं, ये आदि हो सकते हैं। तो इनके जो बीच का खाली स्थान है उसे क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। तो अगला टॉपिक हम डालेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। आज हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है, क्योंकि हमारा तीसरा जो गुण था प्रकाश का वो यही था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। वैसे तो तरंगे कई प्रकार की होती हैं हमारी, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, एक्स किरणें हैं, एक्स रेज भी इसमें आती है, गामा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें। उसी प्रकार की किरणें क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। वैसे एक्स किरणें, बीटा, गामा ये जो है एक प्रकाश की किरणों के ऐसा कह सकते हो भाग होते हैं। एक्स किरणें, बीटा किरणें तो आप नहीं कह सकते, लेकिन प्रकाश में होते हैं कुछ हमारे अल्ट्रावायलेट किरणें। तो एक तो विद्युत चुंबकीय तरंगे और अल्ट्रावायलेट किरणें भी प्रकाश का ही भाग होती हैं। तो कुछ एक्स किरणें होती हैं जो हमारे काय से निकलती हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो कहते हैं हम। जब किसी परमाणु का विखंडन होता है तो वहाँ से हमारी किरणें निकलती हैं, गामा किरणें। इस प्रकार की एक्सरे जो करते हैं हम, वो कौन सी किरणें होती हैं हमारी, एक्सरे में एक्स किरणें ही होती हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में पढ़ने से पहले हम समझते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं।
अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। देखो अनुदैर्घ्य तरंगे क्या है, मैं ऐसे बता देता हूँ, कोई हमारा टॉपिक नहीं है ये। कक्षा 9th में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में ध्वनि वाला चैप्टर, साउंड वाला चैप्टर, वहाँ पे तरंगे आई थी कि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, हमारी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो हमने वहाँ पे अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में पढ़ा था कि अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं। ऐसी तरंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तरंगी क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे, रुको थोड़ा सा, तरंगी पहले हम डिस्कस कर लें। तरंग क्या होती है, तरंग ये क्या चीज़ है, यानी वेव क्या है। तो तरंग क्या होती है, एक प्रकार का, कोई चीज़ तो है नहीं, वस्तु, फिर मैं कहूँगा प्रकाश की तरह कोई वस्तु तो है नहीं, है नहीं। तरंग क्या है, हमारा एक विक्षोभ है, लहरा है। जैसे पानी है, पानी में तरंगे बनती हैं। पानी में तरंगों का मतलब क्या होता है, पानी ऊपर आता है, नीचे आता है, ऐसे क्या कहते हैं हम, लहरा कहते हैं, विक्षोभ विज्ञान की भाषा में। तो तरंग क्या है, एक प्रकार का विक्षोभ है। तो देखो द्रव पदार्थ है, द्रव क्या, पानी भी क्या एक प्रकार का पदार्थ है। और हमें पता है गैस भी क्या होता है, ये भी पदार्थ होता है। कक्षा 9th वाला, मैं बहुत जल्दी क्लास 9th की वीडियो बनाने वाला हूँ कि जो है हमारा जो वायु है, वायु भी क्या होता है, हमारा एक प्रकार का पदार्थ ही है। जिस प्रकार से पानी के कण ऐसा ऊपर नीचे करते हैं, लहरा बन जाता है, उसी प्रकार वायु के कण भी ऊपर नीचे ऐसे गति करते हैं, लहरा करते हैं, और उसमें भी क्या बन जाता है, विक्षोभ बन जाता है। उसको ही हम तरंग बोलते हैं। जब किसी वायु के कण ऊपर नीचे ऐसे कंपन करने लगे, गति करने लगे, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम तरंग का नाम देते हैं। अगर अब देखो ये कोई वायु का कण है, इस तरह से मान लो ये कोई वायु का कण है ना, यहाँ से मैंने साउंड लगाया, मैं अनुदैर्घ्य तरंग की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमारा क्या है, लाउड स्पीकर है, इसको थोड़ा सा बना भी लेते हैं हम। इस तरह का लाउड स्पीकर हो गया हमारा, और लाउड स्पीकर से क्या निकल रही, ध्वनि तरंगे निकल रही हैं, और ये ध्वनि तरंगे हैं, और ये वायु है। और वायु में जब ये ध्वनि तरंगे प्रवेश करेंगे तो ये कण क्या होंगे, ऊपर नीचे ऐसे क्या कर देंगे, लहरा सा बना देंगे, ठीक है ना। जबकि ध्वनि तरंग में लहरा नहीं बनता, ध्वनि तरंग में क्या बनता है, इस तरह से। देखो मैं बताता हूँ तुमको, देखो अब देखो ध्वनि तरंग तो हम थोड़ा ज़्यादा इसको डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि हम ध्वनि तरंग तो पढ़ नहीं रहे हैं, प्रकाश तरंगे हमारा टॉपिक है। हम चाहेंगे कि पीछे की बातों को ज़्यादा ना पढ़ाया जाए इस टॉपिक में, तो फिर भी समझाने के लिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। कक्षा 9th में वीडियो बनाऊंगा क्लास 9th की, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। देखिए तो क्या होता है, जब ध्वनि का ये जो हमारा बल है, ध्वनि बल जो है, ये क्या करेगा, जब यहाँ पे पड़ेगा तो ये वाला कण क्या होगा, इस तरह से आगे पीछे मैं एक कण को ऊपर उठा लूँ तो ये कण है हमारा, ये कोई कण है, तो कण क्या होगा, ये आगे पीछे क्या करेगा, इस तरह से आगे पीछे, बैकवर्ड, अब ये फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या करेगा, हमारा ये कंपन करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। वाइब्रेट ऊपर नीचे नहीं, देखो एक वाइब्रेट ये होगा, ऊपर नीचे ऐसा करा नहीं, ये ऐसा करेगा आगे पीछे इस तरह से। देखो ये मार्कर है ना, इधर से मैंने बल लगाया, फोर्स लगाया, तो कण क्या करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा। जब ये ऐसे करेंगे तो देखो ये वाला कण कुछ देर के लिए यहाँ पहुँच जाएगा, इस वाले को टक्कर देगा, ये वाला कण इस वाले को टक्कर देगा, और कभी कभी बल इतना तेज लगेगा कि कण क्या होंगे, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। फिर कण देखो अगले वाले को टक्कर देगा, तो किसी चीज़ पे क्या आ जाएंगे, बिल्कुल नज़दीक आ जा करेंगे। देखो ये एक कण है, एक कण मेरी उंगली समझ लीजिए आप, ये कण वाला, जब ये वाला कण इस पर टकराएगा तो कभी तो पास, जब ये आगे पहुंच जाए तो कभी दूर, फिर पास, फिर दूर, फिर पास, फिर दूर। अब देखो ये दोबारा देखो, ये कण है टकराया, अब टकराने के बाद क्या आएगा, ये पीछे को आ जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, आगे पहुंच जाएगा। ये वाला जो आगे पहुंचा है, ये कहीं ना कहीं जाकर दूसरे वाले से टकराएगा, ठीक है ना। देखो फिर से समझो, ये वाला कण यहाँ से वाइब्रेट करेगा, ये वाला जब वाइब्रेट करेगा तो ये यहाँ पर पहुँचेगा वाइब्रेट करके, तो ये वाला कण क्या हो जाएगा, ये आगे पहुँच जाएगा। उसके बाद ये कण क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। ये ऐसा होगा, ठीक है ना। बिल्कुल कण तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन होने की वजह से ये बल क्या हो जाएगा, आगे पहुँचेगा, फिर कण अपनी वही जगह आ जाएंगे, बल निकल जाएगा तो, और ये वाली साउंड करते हुए ऐसा करके कहाँ पहुँच जाएगी, आगे पहुँच जाएगी। तो कण तो कहीं नहीं जाती अपनी जगह से, जबकि जो विक्षोभ है, जबकि जो ध्वनि बल है, वो क्या हो जाता है, दूर स्थान तक पहुँच जाता है। तो जब कण हमारे आगे पीछे वाइब्रेट कैसा करा है उन्होंने, ऐसे इस डायरेक्शन में करा ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, आगे पीछे करा। जब आगे पीछे कण कंपन करते हैं, जिस लहरे में, जिस तरंग में कण आगे पीछे कंपन करते हैं, उस तरंग को हम क्या नाम देते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं हम, अनुदैर्घ्य तरंग का। और जब ये वाले कण, जो दो कण हैं, ये ऐसा करा ऊपर नीचे कंपन, ये इस तरह से, ये यहाँ से कंपन करने लगा, मेरी उंगली को कहाँ समझो आप, जब ये पार्टिकल ऐसे कंपन करने लगे, ऐसे वाइब्रेशन करने लगे, तो इस वाली तरंगों को क्या नाम दिया जाता है, अपना अनुप्रस्थ तरंग दिया जाता है।
ठीक है। और हमने ध्वनि वाले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि याद हो आपको, तो क्लास 9 में पढ़ाया होगा आपके टीचरों ने आपको, कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम क्या मतलब ठोस पदार्थों में कोई वायु होनी चाहिए तभी चल पाएंगी। पानी में आप पहुँचा तो पानी में भी चल सकती हैं, अगर आप ठोस में इसमें भी यहाँ टक करते तो आपको सुनाई यहाँ तक भी देगा, इसमें भी चल सकती है, ठीक है ना। ध्वनि की चाल भी होती है अलग है, ठोस में तेज चलती है, द्रव्य में अलग, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम उसको समझते हैं कि हम माध्यम की आवश्यकता ध्वनि को क्या होती है, चलने के लिए पड़ती है। सेम उसी प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ये देखा गया है। अब देखो, अब हमें पता कैसे चला कि ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जब हम चंद्रमा पर पहुंचे तो चंद्रमा पर क्या नहीं था, वायुमंडल नहीं था। जब हम वहाँ पर जाकर बोलना शुरू किया तो एक मुंह से ध्वनि दूसरे के कान तक पहुंच ही नहीं पाई। जो मैंने बोला, या ऐसा मान लो मैं ही वहाँ पहुँच गया, अंतरिक्ष में ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन मैं पहुँच गया चंद्रमा पे, अगर मैं वहाँ जाकर बोलूँ तो मेरा साथी जो होगा दूसरा वाला, उसे मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। जब उसे मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो उससे क्या हम निष्कर्ष निकालेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंगे जो हमारे मुंह से ध्वनि तरंगे निकली हैं वो दूसरे कान तक पहुँच नहीं पाई। तो इसका क्या निष्कर्ष होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में क्या होना चाहिए था, माध्यम होना चाहिए था, कोई चीज़ होनी चाहिए थी, जिससे वो ध्वनि तरंग क्या होती है, उस कणों को आगे पीछे करती है और वहाँ तक क्या हो जाती, पहुँच जाती। तो उन तरंगों को क्या कहते हैं, हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इसी प्रकार से हमारी तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। उनमें आगे पीछे अपवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में कम वाइब्रेट नहीं होते कण। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर नीचे कंपन करते हैं हमारे अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे क्या नहीं होती, माध्यम बिना माध्यम से नहीं चल पाती। अनुदैर्ध्य तरंगे खासकर, अनुप्रस्थ थोड़ा बहुत हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा तरंगे आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, देखो इसमें दो नाम है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो मान तो सीधे सीधे टॉपिक पा जाते हैं अपना। तो देखो विद्युत तरंगे, तो इस तरंग में क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं संबंध रखती होंगी हमारे इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से, और कहीं ना कहीं संबंध रखती होंगी ये हमारी मैग्नेटिक यानी कि चुंबक से। तो मैग्नेट से कहीं ना कहीं हमारे संबंध दिखाती होंगी तरंगे। तो होता क्या दरअसल, जब फैराडे वैज्ञानिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाली घटना पर ही वैसे ये इसकी खोज हुई थी, समझ सकते हो आप, कि जब फैराडे को हम ले लेते हैं तो उन्होंने जब ये चीज़ें करी, देखो एक हम यहाँ पे कोई हम स्रोत ले लेते हैं, ये कोई स्रोत क्या का, ऐसा मान लो कि तांबे का तार पड़ा है हमारा, और इस तांबे के तार से क्या हो रही है, इस तरह से किरणें क्या हो रही है, निकल रही है। इन किरणों क्या कहेंगे हम, विद्युत किरण। क्या कहेंगे हम, विद्युत किरण, ऐसे कह सकते हैं। ऊर्जा तरंग के रूप में निकलते हैं, विद्युत ऊर्जा तरंग एक प्रकार की। उसी प्रकार से यहाँ कोई चुंबक रखी हुई है, और चुंबक ये दूसरी चुंबक है भाई, और दूसरी चुंबक के बीच में भी यहाँ पे क्या बना हुआ है, बिल्कुल मैग्नेटिक क्षेत्र बना हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, और इसमें भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित है, और यहाँ पे भी क्या चल रही है, अपनी तरंगे चल रही है। तरंगे यहाँ भी है, तरंगे यहाँ भी है। जब ये तरंगे दूसरी तरंगे कोलाइड हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो उनसे जो तरंग बनती है वो कौन सी तरंग बनती है, तुम्हारी विद्युत चुंबकीय तरंग। लेकिन जब कोलाइड होगा, दोनों आपस में मिलेंगी, तो बस एक थोड़ा सा अंतर होगा, उसे मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड को से मिटाता हूँ, उसके बाद में समझते हैं, ठीक है। देखो मैं बनाने की कोशिश करूँगा समझा सकूँ आपको, कि जब ये दोनों में कोलाइडेशन होता है, कोलिजन होता है, दोनों आपस में मिलती हैं, तो क्या होता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जब आपस में मिलते हैं तो उनसे जो तरंगे निकलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। बस उसमें एक खास बात है कि विद्युत क्षेत्र में ऐसा मान लूँ ये तरंग है, कोई हमारी तरंग समझना मार्कर को, कि मार्कर ये है, तो इसमें विद्युत और जब चुंबकीय क्षेत्र, जब दोनों चीज़ें एक साथ कोलाइड हो जाएंगी और विद्युत चुंबकीय तरंग बनाएंगी, तो क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र जो होगा वो एक दिशा में चलेगा। एक दिशा का मतलब उसके कण जो होंगे वो एक तरह से कंपन करेंगे, या तो अपवर्ड डाउनवर्ड करेंगे, या फिर वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। और बैकवर्ड फॉरवर्ड भी नहीं कह सकते, मैं इसे ऐसा बता सकता हूँ कि विद्युत चुंबकीय तरंग को हम समझे तो कि विद्युत क्षेत्र ऐसा समझ लो कि ऐसे चल रही है, एक तरंग ऊपर नीचे इस तरह चल रही है, और एक तरंग क्या होगी, चुंबकीय तरंग हमारी ऐसा है, ये इस तरह से लहरा, देखो बात समझ आ रही, ऐसे चल रही है, और विद्युत क्षेत्र हमारा इस तरह से, समझ पा रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ कि विद्युत क्षेत्र क्या चलेगा अपना, ऐसे ऊपर नीचे करेगा भाई, ठीक है, ऊपर नीचे करा दो, क्या दिक्कत आ गई, ठीक है, इस तरह से। किस तरह से हम विद्युत क्षेत्र की तरंगे चला रहे हैं, इसको मैं ऐसे एड्रेस कर देता हूँ, समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी।
कौन सी तरंगे हमारी विद्युत तरंगे, ये तो चल रही है हमारी ऊपर की तरफ, और जबकि जो दूसरी वाली तरंगे चुंबकीय क्षेत्र की तरंगे वो चलेंगी इस तरह से, ये इसमें समझो तो ऐसे यहाँ से चालू हो गई तो वो ऐसे चलेगी कुछ। देखो मैं बना कैसे पाऊंगा चित्र को, नहीं बन पाएगा ना, आप समझते हुए चलेंगे इस चीज़ को इस तरह से कुछ आगे पीछे, ये हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। मैं थोड़ा सा और दूसरे चित्र बनाने की कोशिश करूँ, सही से बन जाए तो। इस बार चित्र में शायद अच्छा तरीके से आपको दिख जाएगी। तो भाई यहाँ से चालू होगी और कुछ इस तरह से वो, अब थोड़ा आपको बेटर समझ में आ गया होगा, ठीक है कुछ नहीं। ये ऊपर वाली तरंगे क्या हो रही हैं, ये ऐसे चल रही हैं, और जो पीछे वाली तरंगे में दोबारा से जो बनाई है वो कुछ इस तरह से चल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है हमारा, और ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे के यहाँ परपेंडिकुलर, कि ऊपर वाली तरंगे कैसी है हमारी इलेक्ट्रिक, और नीचे वाली तरंगे क्या है अपनी मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है। दो फील्ड हैं एक तरह से, तो ये दोनों फील्ड क्या है आपस में एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। एक फील्ड दोनों क्या है, दोनों के बीच में किसका कितने डिग्री का फासला है, 90 डिग्री का फासला है, कि एक तो ऊपर से जा रही है इस तरह से और एक आगे पीछे चल रही है। थोड़ा समझने की कोशिश करें 3D डायरेक्शन में, कि अगर मैं इस कमरे को ही मैं इसे ऊपर देखो, ये हमारा ऊपर नीचे हो गया, ये हमारा आगे पीछे ऐसे हो गया, तो वो तरंगे चल रही होगी, विद्युत तरंगे चल रही होगी ऊपर नीचे कंपन करती हुई, और जो दूसरी वाली तरंगे अपनी चुंबकीय की तरंग वो क्या चल रही होगी, आगे पीछे कंपन करती हुई, इस तरह आप समझने की कोशिश करें। तो ये हमारा क्या होती है, इस प्रकार तरंगों को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, ऐसी तरंगे जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दोबारा से, कि वे तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, उन तरंगों को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। आप ये वाला चित्र यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, इसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब देखो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं कैसे, इस वाली बात का हम कैसे पता चलाएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश तरंगे, इस वाली बात का पता कैसे लगेगा, आप समझने की कोशिश करो। मैंने पिछले वीडियो में भी निर्वात को आपको बताया था, इसी वीडियो के पिछले सेशन में, कि जो हमारा सूर्य है और यहाँ पे क्या अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों पास क्या अपना है, वायुमंडल है अर्थ, और यहाँ अपना सन है। अब सन से प्रकाश किरणें आई, आने के बाद क्या हुई, फिर सीधे कहाँ पहुँची, पृथ्वी पे पहुँच गई। फिर चलो अब देखो पृथ्वी का वायुमंडल, क्या आप इन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहेंगे, क्या आप इन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कहेंगे सर? इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अगर ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती तो बताओ मुझे ये स्पेस में कैसा आ जाती। अभी हमने पढ़ा कि चंद्रमा पर हम गए तो अनुदैर्ध्य तरंगे हमें वहाँ पर नहीं चलती हुई दिखेंगी, ध्वनि आएगी ही नहीं। तो अगर ये ध्वनि तरंगे या फिर अनुदैर्ध्य तरंगे होती तो ये स्पेस में कैसे चल पाती? सोचो, नहीं चल पाती। अनुप्रस्थ होती तो कैसे चल पाती? नहीं चल पाती। जबकि हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों को अगर हम अंतरिक्ष पर ले जाकर देखा, हमने कि हमने यहाँ से कोई तरंग छोड़ी और कोई दिशा निर्देश के लिए सैटेलाइट लगी होती हैं ऊपर, तो यहाँ से कोई हम सिग्नल भेजते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में हो जाता है और ऊपर सैटेलाइट तक पहुँच जाता है। सैटेलाइट कहाँ लगी होती है? अंतरिक्ष में, वायुमंडल से बाहर लगी होती हैं, कुछ अंदर भी कुछ बाहर भी। तो बाहर वाली सैटेलाइट तो अगर कोई हमें सिग्नल भेजना होता है तो हम किसके रूप में भेजते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजते हैं। तो भाई सैटेलाइट तो अंतरिक्ष में है, वायुमंडल क्रॉस करके जाएगी और अंतरिक्ष में चलते हुए तक वो सैटेलाइट तक पहुंचेगी। तो हमें पता लगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, वो स्पेस में जा सकती हैं, स्पेस में चल सकती हैं। अगर वो स्पेस में चल सकती हैं, अगर ये प्रकाश किरणें भी स्पेस में चल सकती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी स्पेस में चल सकती है, तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होनी चाहिए भाई? डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए, कि प्रकाश तरंगें क्या हो जाएंगी? हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें ही कहलाएंगी। तो यहाँ से बात साबित होती है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें ही स्पेस में चल सकती हैं, इसलिए प्रकाश तरंगें क्या हो सकती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। फिर दूसरी बात कारण उठेगा कि एक्स किरणें नहीं चल सकती क्या? और जब अगर रेडियो तरंगें हैं, क्या रेडियो तरंगें नहीं चल सकती क्या स्पेस में? इस तरह की बात, तो हम रेडियो तरंगें क्यों नाम नहीं देंगे? तो इससे क्या पता लगाया? देखो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट कुछ सेकंड का। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग जाता? 8 मिनट 2 सेकंड, लगभग इतना समय लग जाता। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग को अगर हम छोड़ें, ऐसा मान लो चंद्रमा से 1.3 का कुछ समय लगता है, चंद्रमा में ले लो छोटा सा, चंद्रमा तो है पृथ्वी से पास में है, तो चंद्रमा अगर पृथ्वी से कोई किरणा छोड़ा तो लगभग इतना समय लग जाएगा। चलो जो भी लगा, खैर मुझे पता नहीं कितना लगता है, लगभग मिनिमम 1.3 के आसपास,
जितना भी हो इतना समय लग जाता है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में तरंगों को, प्रकाश की तरंगों को। अगर हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ले जाकर चंद्रमा पर हम पहुंचे, सूर्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। चंद्रमा तक हम पहुंचे और पहुंचने के बाद जब वो तरंगें हमने पृथ्वी तक छोड़ी तो वो उतना ही समय ले रही थी जितना कि प्रकाश तरंगों को लग रहा है। तो जब हमने चंद्रमा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ा तो वो उन्होंने भी इतना समय लिया जितना कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा। चंद्रमा से सूर्य के प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जितना समय लगा उतना ही समय हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आने में लगा। तो बात क्लियर हो जाती है ना कि प्रकाश तरंगें क्या है, अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही। तो बिल्कुल, तो इससे एक बात साबित हो जाती है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। तो उससे एक बात और भी साबित हो जाती है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आप जान गए होंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है और सूर्य की किरणें जो हैं, या प्रकाश की जो किरणें, सूर्य की कह रहा हूँ, हाँ सूर्य की भी हो सकते हैं। तो प्रकाश की जो किरणें हमारी वो कौन सी तरंगें हैं, अपनी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश किरणें हैं अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या विद्युत चुम्बकीय तरंगें, तो आप क्या लगाएंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगें लगाएंगे। कभी कभी ऐसा भी मिल जाता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें वहाँ पर ना दी जाए, तो आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाए केवल अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, एक्स किरणें और आगे और रेडियो तरंगें, ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाएगा, आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगें ना दिया जाएगा। तब आप क्या करेंगे, आप अनुदैर्ध्य को तो बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे। अनुप्रस्थ को बाई चांस आप लगा सकते हैं, कब, जब विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होगा, तो आप वहाँ पर अनुप्रस्थ लगाएंगे कि सूर्य किरणें कौन सी हैं, प्रकाश किरणें कौन सी होती हैं, हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, अगर अनुप्रस्थ के साथ साथ विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं तो पहली प्रायोरिटी किसे देंगे आप, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को देंगे, उसके बाद तब आप उसमें आएंगे अनुप्रस्थ तरंगों के लिए। तो कोई हमसे पूछने लगा डायरेक्टली प्रकाश तरंगें क्या है, तो आप बताएंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। ठीक है, क्यों है तो आप सारी बात बता सकते हैं, क्यों संपूर्ण रूप से समझा भी सकते हैं। आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती क्या है और प्रकाश तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा गया है तो क्यों कहा गया है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद यहाँ पे साइड में सब्सक्राइब का बटन भी दिया गया होगा, सब्सक्राइब रेड कलर का, आप उसको क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। इससे होगा क्या, इससे कुछ नहीं होगा, इससे अपने चैनल की क्या बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। पॉपुलैरिटी का मतलब ज़्यादा व्यक्तियों के पास सूचनाएँ पहुँचेंगी कि हाँ NKJS फैमिली यूट्यूब चैनल पर क्या हो चुकी है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है, आप भी जाइए और पढ़ाई का आनंद लीजिए, लाभ उठाइए पढ़ाई का। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से बचे रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर योरसेल्फ।